हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में जो कि करंट अफेयर्स का है। इसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, सऊदी अरेबिया अनाउंस टू रिस्टोर फुल डिप्लोमेटिक टाइज विथ विच कंट्री। तो सऊदी अरेबिया ने अभी अनाउंस किया है कि फुल डिप्लोमेटिक टाइज वो रिस्टोर करेगी किस कंट्री के साथ। तो वो करेगी, पहले हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो वो करेगी कनाडा के साथ। वैसे सऊदी अरेबिया एंड कनाडा टू रिस्टोर फुल डिप्लोमेटिक टाइज एंड अपॉइंट न्यू एम्बेसडर्स ब्रिंगिंग एन एंड टू अ डिस्प्यूट from 2018. The rift between the two countries began when Canada's embassy in Riyadh published a tweet in Arabic calling for the immediate release of women's rights activists who were detained in Saudi Arabia. तो जो सऊदी अरेबिया एंड कनाडा के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था वो अब खत्म हो गया है। वो डिस्प्यूट चल रहा था 2018 से। वो भी इस वजह से क्योंकि उन्होंने जो है ब्लू बैंड ब्रांड एम्बेसडर्स अपॉइंट नहीं किए थे, जो कि अब अपॉइंट कर लिए हैं। तो इसमें ये था कि दोनों कंट्री जो थी, जब कनाडा एम्बेसी में रिहाद ने पब्लिश किया था एक ट्वीट अरेबिक में ये कह के कि तुरंत ही वहां पे वुमेन राइट एक्टिविस्ट को रिलीज किया जाए, जो सऊदी अरेबिया ने मतलब रखा है, उन्हें डिटेन करके, मतलब उन्हें बंदी बनाकर रखा है, उन्हें छोड़ दिया जाए। तो रियाद ने ये पब्लिश किया था, जिसके बाद से जो सऊदी अरेबिया एंड कनाडा है वो फुल डिप्लोमेटिक टाइज, मतलब कि अब जो है दोनों कंट्रीज ने आपस में डिप्लोमेट जो है एक्सचेंज किया है। मतलब सऊदी अरेबिया का जो डिप्लोमेट होगा वो जाएगा कनाडा में, और जो कनाडा के डिप्लोमेट होंगे वो जाएंगे वर्क करेंगे सऊदी अरेबिया में। तो इन्होंने जो है रिस्टोर किया है टाइज, ताकि जो वुमेन एक्टिविस्ट है उनके राइट को रिलीज किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 वाज अवार्डेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। जो ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड है वो किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है? तो वो मिला है RINL। तो द ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड वाज रिसेंटली कॉन्फर्ड टू RINL अंडर द सेफ्टी एक्सीलेंस कैटेगरी। तो सेफ्टी की वजह से RINL को ये अवार्ड हाल ही में मिला है। इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इंप्रूविंग वर्कप्लेस सेफ्टी इन द ईयर 2022 टू 2023। तो उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दिया था, वर्क प्लेस जहाँ पे वो काम करे वहां पे सेफ्टी हो, इस चीज को इंश्योर किया था, इस वजह से उन्हें ये अवार्ड मिला है। RINL was applauded for the initiatives like use of a drone technology for inspection of high-rise structures and chimneys, development of software application for tracking the uses of safety harness। तो जो RINL थे उन्होंने, उन्हें काफी शाबाशी मिली इस वजह से, इसलिए ताकि क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज किया था। जैसे कि ड्रोन का उन्होंने इस्तेमाल किया था ताकि वो जो बड़े बड़े बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर्स है, और चिमनीज के द्वारा इंस्पेक्शन, मतलब वहां पे देख रेख कर सके, मतलब उसमें छानबीन कर सके। और डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी बनाया था जिससे वो ट्रैकिंग कर सकते थे, ताकि सेफ्टी अच्छे से हो पाए, ये इंश्योर कर पाए वो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द व्लादिमीर which is being suspected for being a Russian spy। तो रशिया का जो जासूस है व्लादिमीर, उस वो कौन है? तो वो है एक वेल, वेल मछली। व्लादिमीर is the name given to the beluga whale that is suspected of being a Russian spy। तो बेलुगा की जो वेल है उसे मतलब उस पे शक है कि वो एक रशियन की जो है जासूस है, रशिया कंट्री की। इट वॉज स्पॉटेड रिसेंटली ऑफ द स्वीडिश कोस्ट। तो वो हाल ही में स्पॉट किया गया, मतलब देखा गया स्वीडिश, जो स्वीडिश कंट्री है वहां के कोस्ट पे, मतलब समुद्र के किनारों पे देखा गया। इट वॉज अर्लियर स्पॉटेड इन द नॉर्दर्न नॉर्वे। तो पहले वो नॉर्थ में नॉर्वे में देखा गया था अप्रैल 2019 में, वियरिंग अ कैमरा हार्नेस। वो वेल के ऊपर कैमरा लगा हुआ था। यूएस नेवी यूज्ड डॉल्फिन्स एंड सी लायंस एज स्पाइस। तो यूएस की जो नेवी है वो डॉल्फिन्स और सी लायंस जैसे जो है
मेराइन क्रिएचर्स का यूज करती है जासूसी करने के लिए। Question number 4. Ian Hacking, who passed away recently, was associated with which profession? Ian Hacking अभी हाल ही में पास्ट हो गए हैं, वो मतलब एक्सपायर हुए हैं। वो किस चीज से एसोसिएटेड थे, मतलब उनका क्या काम था? तो वो एक फिलोसोफर थे। तो कैनेडियन, ये कनाडा के फिलोसोफर हैं। आयन हैकिंग was has passed recently. He is famed for his contributions to the philosophy of science, probability and mathematics. तो इन्हें, इनका जो योगदान था वो था एक फिलोसफी में जो कि साइंस, प्रोबेबिलिटी और मैथ से रिलेटेड था। प्रोफेसर हैकिंग wrote several significant works on the philosophy and history of the probability, including The Taming of Chance 1990। तो उन्होंने 1990 में द टेमिंग ऑफ चांस एक बुक निकाली थी जिसमें उन्होंने फिलोसफी दिखाया था और हिस्ट्री बताया था प्रोबेबिलिटी की। क्वेश्चन नंबर 5. एज ऑफ 2023 इंडिया हैज मैनी ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड्स। तो कितने लॉजिस्टिक नोड्स हैं ज्वाइंट, जो है मतलब जुड़े हुए लॉजिस्टिक नोड्स हैं इंडिया में? तो वो हैं 3। The armed forces are planning to set up additional joint logistic nodes across the country to boost integration in their logistical needs and streamline their supply chains। जो एडिशनल ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड्स है, ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड्स तब लगते हैं जब उन्हें आर्मी को छोटे मोटे चीजें, मतलब छोटे मोटे आर्म्स बचाने होते हैं, फ्यूल वगैरह, इस सबको सेफ रखना होता है, तो वो लॉजिस्टिकल मतलब कि एक चेन वगैरह बनाते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट रहे। ओके, तो ज्वाइंट लॉजिस्टिकल नोड्स अक्रॉस द कंट्री टू बूस्ट इंटीग्रेशन इन देयर लॉजिस्टिकल नीड्स एंड स्ट्रीमलाइन देयर सप्लाई चेन्स। तो जैसे कि कोई आर्मी एक जगह है, मतलब कि यहाँ पे है, और फिर उन्हें कुछ चीजें, सामान भेजने हैं किसी दूसरे आर्मी ग्रुप को, तो वो ये सारी चीजें ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड्स बनाते हैं ताकि चुपके से आराम से मतलब सारा सामान पहुंच जाए, कोई देख ना पाए। क्वेश्चन नंबर 6. विच इंडियन चेस प्लेयर डिफीटेड मैग्नस कार्लसन इन द नॉर्वे चेस ब्लिट्ज टूर्नामेंट? तो कौन से इंडियन चेस प्लेयर हैं जिन्होंने हराया है मैग्नस कार्लसन को नॉर्वे चेस ब्लिट्ज टूर्नामेंट में? तो ये हैं डी गुकेश। इन्होंने हराया इंडियन चेस प्लेयर डी गुकेश डिफीट्स मैग्नस कार्लसन इन 97 मूव्स। तो उन्होंने 97 मूव में उन्हें हराया है इन द नॉर्वे चेस ब्लिट्ज टूर्नामेंट। तो ये चेस टूर्नामेंट होता है नॉर्वे में। और गुकेश वॉज मेंशन्ड बाय कार्सन लास्ट ईयर एज द वन टू वॉच आउट फॉर। तो गुकेश जो है, कार्सन ने उन्हें मतलब कार्सन ने गुकेश को कहा जा सकता है चैलेंज किया था। उज्बेकिस्तान नॉर्डिबेक अब्दुसतोरव 6 पॉइंट्स won the title by beating गुकेश 2.5। तो इन्होंने उज्बेकिस्तान के जो नोदीर बेक हैं, उन्होंने 6 पॉइंट से एक टाइटल जीत लिया था गुकेश को हराकर इन द फाइनल राउंड, वाइल मैग्नस कार्लसन 4.5 फिनिश्ड 7th। तो उन्होंने 7th पॉइंट में फिनिश किया था। Question number 7. What was the goods and services tax GST revenue collected in the month of May 2023? तो क्या है जीएसटी जो रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था मई मंथ में? तो वो है 1.57 लाख करोड़। तो आंसर नंबर डी आपका करेक्ट है। द गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ मई 2023। मई में जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था, मतलब टैक्स वगैरह जो कलेक्ट हुआ था, वो 12% बढ़ गया है ऑन एनुअल बेसिस। तो साल भर के मतलब साल भर में जो है 12% इसमें बढ़ोतरी हुई है मई में टू 1.57 लाख करोड़। तो वो हो गया है 1.57 लाख करोड़। द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्टेड द जीएसटी कलेक्शंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एट रुपीज 1.87 लाख करोड़, द हाईएस्ट एवर। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था अप्रैल मंथ में, जो कि था 1.87, द सबसे ज्यादा। Monthly GST revenues more than rupees 1.4 lakh crore for 14 months in a row, with rupees 1.5 lakh crore crossed for the 5th time since inspection of GST। तो जब से जीएसटी लागू हुई है
तब से जो है मंथली 1.4 लाख जो है कलेक्ट होता था 14 मंथ से। एक मतलब 14 मंथ से कंटिन्यूअसली 1.4 लाख ही कलेक्ट हो पाता था। अब जो कि फिर ये पांचवी बार है जो 1.5 लाख क्रॉस कर गई है कलेक्ट करने में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ tariff levied on imported goods to offset subsidies given to the producers of the goods in exporting country? तो क्या नाम है उस टैरिफ जो कि बिछाया गया इम्पोर्ट मतलब कि सॉरी दिया गया इम्पोर्टेड गुड्स टू ऑफसेट सब्सिडीज मतलब सब्सिडीज हटाने के लिए गिवन टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ द गुड्स इन एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो जो बाहरी देश हैं उनके प्रोड्यूसर्स को कौन सा मतलब टैरिफ कौन सा टैरिफ दिया जाता है इम्पोर्टेड गुड्स पे? तो वो है काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी। The countervailing duty is commonly imposed to safeguard domestic companies that are unable to compete with low-cost imports benefiting from subsidies provided by the exporting company. तो import country को एक subsidies provide करती है ताकि वो लो जो जिनके पास जो है कि फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है तो उन्हें लो कॉस्ट में इंपोर्ट्स करने में बेनिफिट हो, मतलब वो कम पैसों में इंपोर्ट करा पाए। तो ये बेनिफिट एक्सपोर्ट कंट्री देती है। द इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इम्पोज दिस ड्यूटी ऑन स्टेनलेस स्टील इंपोर्ट्स टू प्रिवेंट द फ्लडिंग ऑफ चीप इंपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। तो बहुत ज्यादा स्टेनलेस स्टील इंपोर्ट हो रहा है तो सस्ते में, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक ड्यूटी लगाने का प्लान कर रही है ताकि मतलब उस पे थोड़े पैसे दिए जाएं ताकि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको थोड़े पैसे मिल पाए। क्वेश्चन नंबर 9, which city is the headquarters of pharmaceutical inspection convention and pharmaceutical inspection cooperation scheme? कौन से सिटी में हेडक्वार्टर्स है पीआईसी और पीआईसीएस का? तो ये है जिनेवा में। India is planning to join the Pharmaceutical Inspection Convention and the Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme. तो इसको इंडिया ज्वाइन करने का प्लान कर रही है। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये जिनेवा और स्विट्जरलैंड जो है जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में जो जिनेवा है। इट इज एन ग्लोबल रिजाइन दैट प्रमोट्स कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जीएमपी। तो in order to improve the quality of their medical products। तो जो इनकी प्रोडक्ट मेडिकल प्रोडक्ट है वो काफी अच्छी है। तो सारे मतलब कि एक पूरे वर्ल्ड में जो है इनका कंट्रीज के बीच में जो है कोऑपरेट होता है और रेगुलेट करते हैं अथॉरिटीज ताकि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हो पाए, ताकि जो मेडिकल प्रोडक्ट्स मतलब जो मेडिसिन वगैरह हैं ये इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो वो उसकी क्वालिटी अच्छी हो मैन्युफैक्चरिंग के बाद। तो इसलिए बहुत सारी कंट्रीज सोच रही है कि इन्हें ज्वाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूइज वेसल was flagged off recently to which country? तो अभी इंडिया की पहली अंतरराष्ट्रीय क्रूइज वेसल मतलब कि जो शिप है वो कहाँ पे जो है किस कंट्री के लिए निकली है? तो वो निकली है श्रीलंका के लिए। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूइज वेसल वाज फ्लैग्ड ऑफ रिसेंटली फ्रॉम चेन्नई टू श्रीलंका। तो ये चेन्नई से श्रीलंका की तरफ जा रही है हाल ही में। और दिस मार्क्स टू द स्टार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रूइज टूरिज्म टर्मिनल एट चेन्नई। तो इससे इंटरनेशनल टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा चेन्नई की तरफ, मतलब चेन्नई में लोग आएंगे इंटरनेशनल टूर पे द टूर करने के लिए। द एमवी एक्सप्रेस क्रूइज, तो उसका नाम है एमवी एक्सप्रेस क्रूइज वाज हैज अ कैपेसिटी टू अकोमोडेट 3000 पैसेंजर्स। तो इसमें जो है 3000 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। और मतलब कि ये जो क्रूइज है इसमें सब कुछ रहेगा जो कि एक बिल्डिंग में होता है, जैसे कि फूड स्विमिंग पूल सब कुछ रहेगा। तो ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूइज वेसल है। तो इट विल कनेक्ट 3 पोर्ट्स, तो ये 3 पोर्ट्स को कनेक्ट करेगी जो कि हम लोग जानते हैं त्रिकोणमाले, हेम्बनटोटा एंड जफना इन श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 11, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग? किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है
नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, तो मेंटरिंग करने का नेशनल मिशन किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है आपका ऑप्शन बी, एनसीटीई। द नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग एनएमएम is an initiative aimed at creating a pool of outstanding professionals willing to provide mentoring for school teachers and promote their professional development. National Council for Teacher Education (NCTE) launched NMM in pilot mode in selected 30 central schools across the country. As part of this initiative, the NCTE organized capacity building workshop for 60 mentors. तो इसमें जो है इनका एम है कि ये बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स को जो है हायर करेंगे, ताकि ये स्कूल के टीचर्स को मेंटर कर सके और उनके अंदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ला पाए, ताकि वो टीचिंग अच्छे से कर पाए। तो ये एनसीटीई का फुल फॉर्म है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इन्होंने लॉन्च किया है एनएमएम को पायलट मोड पे, जहाँ पे 30 सेंट्रल स्कूल्स जो है कंट्री में सेलेक्ट होंगे। और इस इनिशिएटिव का पार्ट जो है द एनसीटीई ऑर्गेनाइज, इन्होंने एक बिल्डिंग का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है जिसमें 60 मेंटर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, which country has approved the debt ceiling deal to raise the government's borrowing limit? किस कंट्री ने अप्रूव किया है डेट सीलिंग डील, जिससे कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग लिमिट है वो बढ़ जाए, मतलब गवर्नमेंट जहां से उधार लेते हैं या फिर लोन लेते हैं उसकी लिमिट बढ़ जाए। तो ये किस कंट्री ने अप्रूव किया है? वो किया है यूएसए ने। द यूएस कांग्रेस हैज अप्रूव द डेट सीलिंग डील टू रेज गवर्नमेंट्स बोरोइंग लिमिट एंड थ्वार्टिंग अ पोटेंशियल कैटास्ट्रोफिक डिफॉल्ट ऑन यूएस डेट रिपेमेंट्स. It will allow the federal governments to borrow money until after the next presidential election in November 2024. The agreement keeps non-defense spending flat next year with a 1% rise in 2025. तो जो यूएस कांग्रेस ने अप्रूव किया है डेट सीलिंग डील, जिससे कि गवर्नमेंट का जो बोरोइंग लिमिट है वो थोड़ा बढ़ जाए, और जो यूएस डेट रिपेमेंट्स है, ये जो पोटेंशियल है, मतलब कि वो डेट रिपे कर पाए, ये इसको भी थोड़ा सा जो है बढ़ाया गया है। और इससे सारे फेडरल गवर्नमेंट, मतलब जितने भी गवर्नमेंट हैं, वो बोरो कर पाएंगे पैसे अंटिल आफ्टर द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन नवंबर 2024। तो उनके में जो 2024 में इलेक्शन होंगे नवंबर में, वो तब तक मनी बोरो कर सकते हैं। The government keeps non-defense spending flat next year with 1% rise. तो एग्रीमेंट जो है नॉन डिफेंस स्पेंडिंग फ्लैट नेक्स्ट ईयर विथ 1% राइज इन 2025, तो 1% उसमें बढ़ोतरी होगी गवर्नमेंट जो सॉरी एग्रीमेंट में जो नॉन डिफेंस स्पेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 13, कैफी नेक्स्ट नेशनल पार्क KNP which was seen in the news is located in which country? तो KNP जो न्यूज में देखी गई है, सुनी गई है हाल में, वो किस कंट्री में लोकेटेड है? तो ये KNP है जाम्बिया में लोकेटेड। जाम्बिया's कैफी नेशनल पार्क इज द थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन अफ्रीका। अफ्रीका का थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। न्यू रिपोर्ट्स रिवील दैट लायन एंड लेपर्ड पॉपुलेशन इन दिस रीजन आर रिबाउंडिंग आफ्टर 50 years ऑफ पोचिंग। 50 साल से यहाँ पे जानवरों का जो है शिकार किया जाता था, और उनके जो है जितने भी अम, 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 मतलब कि उनके स्किन, टीथ, ये सब की जो मार्केटिंग होती थी उसे कहते हैं मतलब पोजिंग। तो ये सब 50 सालों से हो रहा था। तो अब जाके वहां पे लायन और लेपर्ड की पॉपुलेशन में थोड़ा सा सुधार आया है। साइंटिस्ट फाउंड लेपर्ड डेंसिटीज इन सदर्न कैनपी इंक्रीज 3-fold from about 1.5 leopards in 2019 to approximately 4.4 leopards per 100 square kilometers in 2022. तो इन्होंने इतना चेंज पाया 1.5 से 4.4 तक। उसके बाद दिस वाज ड्यू टू रिगोरस काउंटर पोचिंग ऑपरेशंस फॉर 4 years। तो इसमें जो है ये सब इस वजह से हो पाया, ताकि क्योंकि इनके जो ऑपरेशन हैं वो 4 साल से काफी स्ट्रिक्टली फॉलो किए जा रहे थे, ताकि कोई भी पोचिंग ना हो पाए। Question number 14. Which country approved a law to tackle loneliness and social isolation? तो किस कंट्री ने अप्रूव किया है
एक लॉ बनाया जाए लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन पे। तो वो है जापान में। तो उन्होंने मतलब कि जो लोग सोसाइटी से अलग हो जाते हैं, खुद को अकेला कर लेते हैं, उस पे कुछ लॉ बनाया है। तो जापानीज पार्लियामेंट डाइट अपर चैम्बर रिसेंटली अप्रूव a legislation to tackle loneliness and social isolation। तो उनमें एक बॉडी बनी है, मतलब लेजिस्लेशन बना है जो टैकल मतलब देखेगी लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन को। इट विल कम टू इफेक्ट ऑन अप्रैल 1 नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर से अप्रैल 1 से ये इफेक्ट में आ जाएगी। इन अ सर्वे कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट इन 2022 फॉर पीपल एज 16 और ओवर नेशन वाइड 40.3% of all respondents said that they had felt lonely। तो एक सर्वे हुआ था जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों से पूछा था। तो उनमें 40% लोगों का ये रिस्पॉन्ड था कि वो अकेलापन महसूस करते हैं। Which state announces free electricity up to 100 units for all households? किस स्टेट ने इंडिया में अनाउंस किया है फ्री इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मुफ्त में बिजली 100 यूनिट्स तक सारे घरों में? तो वो है राजस्थान। उन्होंने अनाउंस किया है, उस स्टेट ने अनाउंस किया है कि मुफ्त में बिजली मिलेगी 100 यूनिट तक। तो राजस्थान चीफ मिनिस्टर जो सीएम है राजस्थान के, अशोक गहलोत, declared that families will get free electricity for up to 100 units, while a fixed rate for the next 100 units will be provided। तो फिक्स्ड रेट जो है, पहले 100 यूनिट आपको फ्री मिलेगा, मतलब फैमिलीज को फ्री मिलेगा। उसके बाद जो 100 यूनिट होगी, वो उनमें एक फिक्स्ड रेट का जो है फिक्स्ड रेट प्रोवाइड की जाएगी। मतलब जैसे कि हमारे यहाँ एक यूनिट 7 रुपीज का या 4 रुपीज का क्या होगा, तो वैसे ही अब इनके यहाँ फिक्स्ड रेट जो है 100 यूनिट्स पे प्रोवाइड की जाएगी। The scheme, which will cover all sections for the of the people, will come into effect from June 1st। Last year, the prices of cooking gas were slashed by more than half to provide 12 cylinders a year at rupees 500। तो इस स्कीम में सारे सेक्शन के लोग आ जाएंगे, जो कि ये स्कीम स्टार्ट होगा June 1 को। पिछले साल जो कुकिंग गैस की प्राइसेस थी, वो वो घट गया था आधे से ज्यादा, जिसमें 12 सिलेंडर्स जो है एक साल में 500 का मिल रहा था। Question number 16, which is identified to be the main cause for the tragic train accident in Odisha Balasore। तो ओडिशा में जो अभी 3 ट्रेन कोलैप्स किया था, मतलब 3 ट्रेन एक साथ एक्सीडेंट हो गया था और ट्रैक से वो लोग नीचे हो गए थे। तो उसको उसका मेन रीजन क्या बताया गया है? तो उसका मेन रीजन था कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या है? एक सिस्टम है जिसमें सिग्नलिंग डिवाइस डिजाइन टू प्रिवेंट conflicting movement between trains by coordinating the arrangement of tracks। The change in interlocking is the main cause for tragic train accident in Odisha's Balasore। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है, इसमें एक डिवाइस होती है जो सिग्नल देती है कि ट्रेन कहाँ से मूव कर रही है, और वो कोऑर्डिनेट करती है कि कौन से ट्रैक पे कौन सी ट्रेन कब जाएगी। तो इसमें जो है थोड़ा बदलाव आ गया था, जिसकी वजह से ये 3 ट्रेन जो है एक्सीडेंट हो गई थी, इन 3 ट्रेन की। क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री होस्ट द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स? तो कौन सी कंट्री स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स होस्ट करेगी? तो वो है जर्मनी। द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स विल बी हेल्ड इन जर्मनी, जो जर्मनी में हेल्ड होगी फ्रॉम June 17 to 25। इंडिया विल सेंड अ 255 मेंबर कॉन्टिजेंट टू दिस इवेंट। इस इवेंट में इंडिया की तरफ से 255 मेंबर्स जाएंगे। द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंक्लूसिव स्पोर्टिंग इवेंट फॉर पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। तो ये सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होगा उन लोगों के लिए जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, जिनको मतलब कि जो अपाहिज है इंटेलेक्चुअली। Question number 18, Eco Visa campaign was launched in which state या यूनियन टेरिटरी? तो इको वीजा कैंपेन कहाँ लॉन्च हुआ है? तो वो लॉन्च हुआ है अपना आंध्र प्रदेश स्टेट में।
इको वीजा कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इन्होंने लॉन्च किया है, ग्रेटर विशाखापट्टनम एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है आंध्र प्रदेश में, टू प्रमोट पब्लिक पार्टिसिपेशन इन कॉम्बैटिंग एयर एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इससे जो है पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी ताकि एयर और प्लास्टिक पोल्यूशन थोड़ा कम हो सके। इट विल फोकस ऑन 5 कंपोनेंट्स: इको क्लीनिंग, ग्रीनरी, वाटर कंजर्वेशन, प्लास्टिक बैन एंड पॉल्यूशन रिडक्शन। तो ये इन पांचों पे ध्यान देंगे, जो कि है क्लीनिंग और हरा भरा, मतलब कि ये लोग प्लांटिंग करेंगे और पानी का बचाव करेंगे, उसे स्वच्छ रखेंगे और प्लास्टिक को बैन करेंगे। जो पॉलिथीन आती है जो डिग्रेड नहीं होती सॉइल में, उसे बैन करेंगे एंड पॉल्यूशन को कम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, which state road transport corporation has been conferred with which UITP award? कौन से स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने यूआईटीपी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो वो है केरला। तो यूआईटीपी अवार्ड जो कि है यूनियन इंटरनेशनल डिस ट्रांसपोर्ट पब्लिक, तो ट्रांसपोर्ट पब्लिक कंपनी है। अवार्ड वाज conferred recently to the Kerala State Road Transport Corporation। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कंपनीज है उन्हें ये अवार्ड मिलता है यूआईटीपी, तो वो केरला में मिल रहा है। यूआईटीपी इज द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी। तो अर्बन मोबिलिटी मतलब जो शहरी लोग मूव करते हैं, मतलब कि एमिग्रेट करते हैं, जो विलेज से शहर में आते हैं, शहर से कहीं और जाते हैं, तो उनके लिए जो है ये यूआईटीपी होता है, उनको आसान बनाने के लिए। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1885। तो ये 1885 में एस्टेब्लिश मतलब बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज सी आइस? तो सी आइस क्या है? तो सी आइस फ्रोजन सी वाटर है, मतलब जो है जो समुद्र का पानी फ्रोज हो जाता है ठंड की वजह से, बर्फ बन जाता है, उसे ही सी आइस बोलते हैं। सी आइस इज अ फ्रोजन सी वाटर विच फ्लोट्स ऑन द ओशन सरफेस। तो समुद्र में जो सी वाटर का मतलब कि जो बड़े बड़े आइस फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, वो होता है। इट अंडरगोज अ मेल्टिंग प्रोसेस ड्यूरिंग समर। तो समर मतलब कि गर्मी सीजन में ही वो मेल्ट होता है, मतलब पिघलता है। एंड देन रीफ्रीजेस ड्यूरिंग द विंटर सीजन, और फिर से वो विंटर सीजन में मतलब ठंड के मौसम में वो फिर से फ्रीज हो जाता है, मतलब बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। इट फॉर्म्स इन बोथ द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक, मतलब ये दोनों अंटार्कटिक ओशन और आर्टिक ओशन, सॉरी, एंड अंटार्कटिक ओशन दोनों में ये होता है, बनता है। इन ईच हेमिस्फीयर विंटर। तो सारे मतलब कि जितने भी इंटर यहाँ पे विंटर जब भी पड़ता है तब भी ये जो है आइस बनता है। अ न्यू स्टडी रिवील्ड दैट आर्कटिक में बिकम सी आइस फ्री इन द समर्स बाय 2030। तो एक स्टडी में बताया गया है कि आर्कटिक जो है 2030 के बाद से आइस फ्री हो जाएगा समर में, मतलब वहां कोई आइस नहीं बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द सब्सिडियरी बॉडीज 58 एसबी 58 कॉन्फ्रेंस? तो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी सब्सिडियरी बॉडीज 58? तो वो होस्ट करेगी जर्मनी। द सब्सिडियरी बॉडीज 58 एसबी 58 कॉन्फ्रेंस इन बॉन जर्मनी। तो ये कॉन्फ्रेंस होगा बॉन, जो कि जर्मनी में है। हिट अ डेडलॉक ड्यूरिंग इट्स सेकेंड प्लीनरी मीटिंग रिगार्डिंग द एडॉप्शन ऑफ दिस एजेंडा, resulting in no formal agenda being approved. This is the 58th session of the UNFCCC subsidiary body for implementation and subsidiary body for scientific and technological advice. तो ये 58th सेशन है UNFCCC का फॉर सब्सिडियरी बॉडीज, मतलब SBI और सब्सिडियरी बॉडी फॉर SBSTA साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवाइस के लिए। Question number 22. At what level the RBI's Monetary Policy Committee fixed the repo rate in its June 2023 bi-monthly meeting? तो कौन से लेवल पे जो है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फिक्स करेगी रेपो रेट, मतलब क्या रेपो रेट रहेगा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के तरफ से जून 2023 में? तो वो होगा 6.5% जो रेपो रेट होने वाला है।
जून में, वो है 6.5। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, तो इनका एक कमिटी है मॉनेटरी पॉलिसी जो कि मनी को की फ्लो एंड इनफ्लो एंड आउटफ्लो को देखता है। इन इट्स मीटिंग इन जून 2023 हैज केप्ट द रेपो रेट, तो has kept the repo rate unchanged at 6.5% for the second consecutive monetary policy। तो वो अभी तक चेंज नहीं हुआ, 6.5% ही है दूसरी बार भी। दिस डिसीजन टू कीप द रेपो रेट अनचेंज was taken unanimously by the sixth monetary policy committee members since inflation continues to remain above 4% target। तो जो इन्फ्लेशन है मतलब वो कि इकोनॉमी में जो पैसे कैश ज्यादा है तो इसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने रेपो रेट 6.5 ही रखा है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 23, आरबीआई हैज डिसाइडेड टू परमिट बैंक्स टू इश्यू विच टाइप ऑफ कार्ड्स अब्रॉड। तो आरबीआई ने जो डिसीजन लिया है, डिसाइड किया है बैंक को इश्यू करने के लिए कौन से कार्ड अब्रॉड मतलब कि बाहर के लिए, तो वो है रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड। मतलब कि अगर जैसे कि फॉरेन में कोई रहता है तो वहां अगर कार्ड कोई इंडिया का चलाना चाहे तो वो कौन से कार्ड की परमिशन आरबीआई ने दी है, तो वो दी है रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड। द आरबीआई हैज डिसाइडेड टू परमिट बैंक्स टू इशू रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड टू कस्टमर्स एंड टू इशू सच कार्ड्स अब्रॉड। तो ये सारे कार्ड कस्टमर को देगी ताकि वो जो है मतलब, और ये कार्ड वो अब्रॉड भी इशू कर सकते हैं। दिस मूव इज एम्ड एट ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ रुपे कार्ड। तो इससे जो है रुपे कार्ड जो बैंक में यूज होते हैं इसका जो है यूज बड़े स्कोप पे हो, बड़े लेवल पे हो पाए, इस वजह से इसका जो है फॉरेन के लिए भी इसका यूज उन्होंने खोल दिया है, यूज मतलब करने के लिए डिसीजन और परमिशन दे दिया है। एंड टू इंक्रीज इट्स इंटरनेशनल यूसेज, दिस इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड द पेमेंट ऑप्शंस फॉर इंडियन ट्रैवलिंग अब्रॉड। तो इससे जो है जो इंडियन बाहर जाते हैं वो खर्च के लिए ये प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड ले सकते हैं रुपए का, तो इससे इंटरनेशनली ये यूज होगा इंडिया का कार्ड। क्वेश्चन नंबर 24, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2023। कौन सी कंट्री होस्ट करेगी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2023, तो वो जर्मनी करेगी। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स विल टेक प्लेस इन बर्लिन जर्मनी, तो बर्लिन में होगी जून 17 से लेकर जून 25 2023 में। The Indian contingent, comprising 198 athletes and unified partners and 57 coaches, reached Germany to participate in the event। तो 198 जो है एथलीट्स होंगे वहां पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो यूनिफाइड पार्टनर्स होंगे और 57 कोच होंगे जो जर्मनी पहुंच गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। The Union Ministry of Youth and Sport Affairs has sanctioned an amount of rupees 7.7 crores towards the participation of the Indian contingent at Special Olympics, which is the highest amount sanctioned for the event to date। तो ये सबसे बड़ा अमाउंट है 7.7 करोड़। हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स है उन्होंने पार्टिसिपेशन के लिए इंडिया के पार्टिसिपेशन के लिए इसमें इतना जो है खर्च किया है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 25, हु इज द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर इन टेस्ट क्रिकेट एज ऑफ 2023। तो इंडिया का सबसे सक्सेसफुल सबसे अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है टेस्ट क्रिकेट में कौन है, तो वो है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ब्रेक्स द रिकॉर्ड ऑफ इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर में सबसे अच्छे रहे हैं बिशन सिंह बेदी। उन्होंने बिशन सिंह बेदी का रिकॉर्ड तोड़ा है रविंद्र जडेजा ने। ऑन द थर्ड डे ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, जडेजा took 267 wickets in 65 test matches with an economy rate of 2.44 and an average of 24.45। Bedi held this record for longest time with 266 wickets in 67 matches। तो जडेजा ने 65 टेस्ट मैचेस में जो है 267 विकेट्स लिए हैं, वहीं बेदी जो थे वो 266 विकेट्स लिए थे 67 मैचेस में। ओके, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।